राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीटेट में जो मैथ्स पूछा जाता है, सीटेट में मैथ्स पेपर 2, ये पेपर 2 का है। टॉपिक और पेडागोगी दोनों का ही क्वेश्चन में डिस्कस करने वाली हूँ। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है पेपर 2 के लिए। 30 में से कितना आपका करेक्ट हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलो शुरू करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, वैल्यू निकालने के लिए बोला है के का वैल्यू क्या है। तो पहले क्या करेंगे, 1.001 से 1.1 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो तीनों दिया गया है इन सब का एडिशन करेंगे। अगर आप इन तीनों का एडिशन करेंगे तो आपका एडिशन में क्या निकल कर आएगा, 2.994। ये एडिशन निकल कर आया। माइनस, ये माइनस लिखा है, 1.001 इंटू 1.1 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल कर आएगा 1.1011। इन दोनों का अगर माइनस करेंगे तो निकल कर आएगा 1.8929। तो ये जो हमारा निकल कर आया ये इक्वल दिया है 2 माइनस के बराबर होगा। तो ये लिखेंगे 2 माइनस के इक्वल 1.8929। अगर के को उस साइड लेंगे, ये संख्या को इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, के इक्वल होगा 2 माइनस 1.8929। 2 में से अगर 1.8929 को माइनस करेंगे तो निकल कर आएगा 0.1071, 0.1071, जो कि ऑप्शन 3 में है। 32 क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए का वैल्यू दिया गया है -3/4, बी का दिया गया है 5/6, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में कौन लाई नहीं करेगा। तो पहले देखते हैं -3/4 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो निकल कर आएगा -0.75, ठीक है। और 5/6 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो निकल कर आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल कर आएगा 0.8333 ऐसे। तो देखेंगे अभी डज नॉट लाई, कौन सा लाई नहीं करता वो पूछा है। तो -0.75 लाई, पहले ऑप्शन लिखा है 0 तो लाई करेगा माइनस और प्लस के बीच। तो ये जो ऑप्शन पहला है वो सही होगा, ये लाई करता है। -1/2 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो निकल कर आएगा -0.5। 0.5 ये 7 है, 0.75 माइनस लाई 0.5 भी इसके बीच लाई करेगा, उसके बाद 0.8333, तो ये भी लाई कर रहा है। -2/5 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो निकल कर आएगा -0.4, ये भी लाई करता है इन दोनों के बीच, ये भी लाई करेगा 0.4। -7, तो -7/9 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 7 पॉइंट समथिंग होगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, माइनस में आएगा। तो जो -7 है, -7 5 से पहले आता है, मतलब ऐसा नंबर लाइन बनेगा -7, उसके बाद -0.75, उसके बाद 0.8333। तो इन दोनों के बीच में 7 नहीं
बैठ रहा है तो डज नॉट लाई पूछा था, ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। ये इन दोनों के बीच नहीं बैठ रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ 1.7 इंटू 10⁴ and 12.5 into 10⁻⁻6 is expressed in the standard form as k into 10⁻n, then the value of 2k plus n। तो क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 इंटू 10⁻⁻6। तो इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल कर आएगा 21.25 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻⁻6 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल कर आएगा 10⁻⁴ - 6 10⁻⁻2। उसके बाद क्या करेंगे, 10⁻⁻2 है, अगर हम 2.125 करेंगे, पॉइंट को इधर ले आएंगे तो 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड अगर करेंगे तो ये होगा, तो इंटू 10⁻⁻2। इसके बाद क्या होगा 2.125 इंटू 10⁻⁻1। तो ये किसके बराबर है बोल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का बोला था k इंटू 10⁻n में। तो k का वैल्यू निकल कर आएगा आपका 2.125, n का निकल कर आया -1, और हमें 2k प्लस n का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। 2 इंटू 2.125 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल कर आएगा 4.25 प्लस माइनस n -1, तो कितना होगा -1। अगर हम इसे माइनस करेंगे तो निकल कर आएगा 3.25, जो कि आपका ऑप्शन 4 में है। समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 34 में। 2 नंबर आर इन द रेशियो, 2 नंबर है रेशियो में 3:5। इफ 12 is added to both the number then the ratio become 5:7। the sum of the given 2 number is। तो 2 नंबर था, मानो एक था 3x, दूसरा 5x। दोनों में अगर 12 ऐड करेंगे, दोनों में अगर 12 को ऐड कर देंगे तो रेशियो बन गया आपका 5:7। इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 इंटू 3 21x प्लस 12 इंटू 7 क्या होगा 84, 5 इंटू 5 25x प्लस 60। 21 को अगर इस साइड लेके आएंगे, 60 को अगर इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा 25 से 21 अगर माइनस करेंगे तो 4x इक्वल 24। 84 से 60 को माइनस करेंगे तो 24 हो गया, तो x किसके बराबर हो गया 6 के बराबर हो गया। 24/6 x का वैल्यू निकल कर आएगा 6। तो दोनों का सम निकालने के लिए बोला था, तो दोनों नंबर क्या होंगे पहले 3 इंटू एक्स 3 इंटू 6 18 प्लस 5 इंटू 6 30, तो कितना हो गया 48। सम पूछा था 48। उसके बाद चलते हैं 35 में। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 840। A shopkeeper gives a discount of 50% on the market price and still makes a profit of 19%. What is the cost price of the article? The market price आपको दिया है, मार्केट प्राइस दिया है आपको 840।
डिस्काउंट आपको दे रहा है 15%, फिर भी प्रॉफिट हो रहा है 90%। सेलिंग प्राइस कितना होगा 84, मार्केट प्राइस से 15% डिस्काउंट दे रहा है किस पर 840 पर, तो कितने में बेच रहा है 840 माइनस 15/100 इंटू 840, 0 0 कैंसिल, 5 3 2 42 इंटू 3 126, तो 840 माइनस 126 कितना निकल कर आएगा 714। तो सेलिंग प्राइस हो गया 714, प्रॉफिट हो रहा है 19%, तो 19% मतलब एसपी कितना होगा 119% अगर निकालेंगे ऑफ सीपी का, 119% मतलब डिवाइड 100 ऑफ सीपी, तो हमें निकालना है सीपी। एसपी कितना निकल कर आया हमारा 714, तो पुट कर देंगे 714 इक्वल 119/100 इंटू सीपी। अगर इसे सीपी इक्वल 714 इंटू 100/119, तो ये 6 होगा, सीपी हमारा निकल कर आएगा 600, तो सीपी कितना 600। नेक्स्ट चलते हैं 36, इफ 5x माइनस 7/3 प्लस 2, तो ये करेंगे 5x माइनस 5x मतलब 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 4x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 3 1 का एलसीएम आपका कितना होगा 3, तो और ऊपर कितना लिखा है वो लिख दो 5x माइनस 7, 1 में से कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा 3, तो 3 इंटू 2 होगा 6 इक्वल 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा 4, ऐसे जो 4 के ऊपर है वो लिख देंगे 4x माइनस 3 प्लस 1 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा 4, 4 इंटू 4x 16x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले 5x माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड 3 इक्वल, तो ये हो गया 20x माइनस 3/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5x इंटू 4 20x माइनस 4 इंटू 1 4 इक्वल 20x इंटू 3 60x माइनस 3 इंटू 3 9, 20x को इस साइड को लेकर आएंगे 9 को इस साइड लेकर आएंगे तो कितना होगा 60x माइनस 20 40x इक्वल माइनस 4 प्लस 9 कितना होगा प्लस 5, तो x निकल कर आएगा 5/40 जो कि 1/8 के बराबर है। हमें निकालने के लिए बोला है 8x प्लस 5, तो 8x की जगह 1/8 पुट करेंगे प्लस 5, 8 8 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 5 कितना होगा 6, आंसर निकल कर आएगा 6। नेक्स्ट चलते हैं 37 पर। लेट पी का वैल्यू कुछ दिया है, क्यू का दिया है कुछ, आर दिया है, देन पी प्लस क्यू माइनस आर निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले हम पी प्लस क्यू करेंगे, पी प्लस अगर क्यू को ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा देखो
ये 12xy, ये 9xy, कितना होगा 21xy। तो p प्लस क्यू निकाल रहे हैं हम, p प्लस क्यू, तो निकल कर आएगा 21xy, ये -10y², ये प्लस 12y², कितना होगा प्लस 2y², तो प्लस 2y² माइनस 18x² प्लस 14x², कितना होगा -4x²। उसके बाद क्या लिखा है -r, तो ये लिखेंगे 21xy प्लस 2y² माइनस 4x² माइनस r कितना है -5y²। माइनस को अगर हम अंदर लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा सभी के, ये -x² है प्लस x² हो जाएगा, प्लस xy है माइनस xy हो जाएगा। तो कितना निकल कर आया देखो 21xy माइनस xy, कितना होगा 20xy प्लस 2x² माइनस 5y², कितना होगा -3y² माइनस 4x² प्लस x², कितना होगा -3x²। तो कितना निकल कर आएगा 20xy माइनस 3x² माइनस 3y², जो कि ऑप्शन 4 में है। नेक्स्ट चलते हैं 38। दिया गया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का वैल्यू दिया गया है 322। तो वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है x माइनस 1/x। तो पहले क्या करेंगे, लेट t को हम लेंगे x की पावर स्क्वायर प्लस 1/x², ये t का वैल्यू ले रहे हैं हम। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा t² आपका कितना होगा x² प्लस 1/x का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला पुट करेंगे तो x² का स्क्वायर होगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस 2 इंटू x इंटू वाई, x² कैंसिल हो जाएगा, 1 रहेगा, तो प्लस 2 डायरेक्ट लिख दिया है मैंने। तो यहाँ पर हम 322 पुट कर देंगे, 322 प्लस 2 कितना होगा 324। तो t² निकल कर आएगा हमारा 324। t का वैल्यू कितना आएगा 324 का रूट अगर हम निकालेंगे तो 18 आएगा। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद करेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा a माइनस b का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। x² प्लस 1/x² का वैल्यू हमने t लिया था, t माइनस 2, t का हमने वैल्यू निकाला है 18, 18 माइनस 2 कितना होगा 16। तो ये तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 16 निकल कर आएगा। तो x माइनस 1/x कितना होगा 16 का रूट कितना होगा प्लस माइनस 4। तो कितना वैल्यू निकल कर आएगा +4। अगर -4 भी लिखा होता तो आंसर सही होता। नेक्स्ट चलते हैं 39। इफ 15x² माइनस 26x प्लस 8 का वैल्यू दिया गया है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका फैक्टराइजेशन कितना होगा 15x² माइनस 26x प्लस 8। तो ऐसा दो संख्या निकालो जिसका प्रोडक्ट होगा 120 और प्लस माइनस अगर करेंगे होगा 26। तो दोनों क्या क्या है 20 और 6। 20 और 6 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 120 होगा, अगर हम उसका सम करेंगे तो कितना होगा
26। तो इसे क्या लिखेंगे, 15x² माइनस 20x माइनस 6x प्लस 8। कॉमन लेंगे 15x² माइनस 20x से हम 5x अगर कॉमन लेंगे तो कितना होगा, ये यहाँ पर रह गया 3x माइनस 20x से 5x कॉमन लिया है तो 4 रहेगा, माइनस 6x प्लस 8 से हम क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो कितना रहेगा, 3x माइनस 4। माइनस क्यों हुआ, माइनस कॉमन लिया है ना, तो अंदर जो भी साइन रहेगा वो चेंज हो जाएगा। फिर इन दोनों में से आपका फैक्टर कॉमन फैक्टर है 3x माइनस 4, तो होगा 3x माइनस 4 और ये हो गया 5x माइनस 2। तो ऐसा होगा 5x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a का वैल्यू आपका निकल कर आएगा 5, b का निकल कर आएगा 2 माइनस 2, तो लिख देंगे 5 ये 5 ये माइनस 2। c का वैल्यू कितना निकल कर आएगा 3, d का वैल्यू कितना निकल कर आएगा माइनस 4। तो उसके बाद हमें निकालने के लिए बोला है 2a मतलब 5 इंटू 2 10, तो 10। उसके बाद प्लस b का वैल्यू माइनस 2, माइनस c का वैल्यू 3 है तो माइनस 3, माइनस 2d, तो d का वैल्यू माइनस 4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 प्लस 8। तो ये होगा 15 प्लस 10 माइनस 5 कितना होगा, 5 प्लस 8 13 निकल कर आएगा। कितना होगा 13, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो इसमें ग्रेस मिला होगा, बोनस मार्क इसमें मिला होगा एग्जाम में। उसके बाद चलते हैं 40 पर। इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ इफ ए बी इक्वल ईएफ, नहीं ये जो हमने सॉल्व किया है, जो हमारा फैक्टर निकल कर आया 5x माइनस 2 और 3x माइनस 4, तो इसे हम ए ले लेते हैं। अगर हम इसे ए लेंगे तो वो भी पुट करके देखते हैं, ए अगर 3 है, बी अगर माइनस 4 है, सी अगर आपका 5 है, डी अगर आपका माइनस 2 है, तो अभी पुट करके देखते हैं क्या आंसर निकल रहा है। 2a मतलब 3 इंटू 2 6 प्लस बी तो माइनस 4 माइनस सी माइनस 5 माइनस 2d माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 तो प्लस 4। तो कितना निकल रहा है वो देखते हैं, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 9 तो कितना निकल कर आएगा 1। तो ऑप्शन में है 1 होगा करेक्ट। अगर वैल्यू अगर सही से नहीं लेंगे तो गलत आंसर निकलेगा। तो देखो करेक्ट आंसर 1 है। 40 पे चलते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ, इफ ए बी ई एफ के बराबर है, बी सी डी ई के बराबर है, सी ए एफ डी के बराबर है, तो ए बी अगर ई एफ से बराबर है, ए बी सी और डी ई एफ दोनों का ले रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ, तो ये बोल रहा है ए बी बराबर है आपका ई एफ से, ए बी बराबर है ई एफ से। तो ये ए बी ई एफ से बराबर है, बी सी आपका डी ई के बराबर है और सी ए आपका, 'a' 'b' 'e' 'f' 'd' 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 'e' 'f' 'd'
तो क्या होगा, तो ऐसा ट्राइंगल बनेगा ये एफ ई डी। तो अभी देखते हैं ए बी बराबर है आपका ई एफ से, हाँ बराबर है। बी सी आपका बराबर है डी ई, ये भी है। सी ए आपका बराबर एफ डी के है। तो ये होगा सही ट्राइंगल। तो क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी, आपका ट्राइंगल ए बी सी जो है वो बराबर हो जाएगा किससे, ट्राइंगल एफ ई डी के, ट्राइंगल एफ ई डी। देख पा रहे हैं हमने क्या किया है, जो साइड बराबर है उसे ही हमने कोरेस्पोंडिंग के लिख दिया है। 41 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा इन चारों में से राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो फॉर्मूला है हाइट का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आपका बराबर होगा पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के सम। तो देखते हैं ऑप्शन में चेक करेंगे, और जो बड़ा वाला साइड है वो होता है आपका एच। तो ये 20 का स्क्वायर हो गया 400 प्लस 21 का हो गया 441, जो कि बराबर होगा 841 के। तो 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर आपका 961 है, 961। तो ये दोनों तो बराबर नहीं हो रहा है, मतलब ये नहीं होगा। नेक्स्ट चलेंगे 35 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, चेक करके देखना इसमें बराबर होगा ये वाला। 65 का स्क्वायर आपका 4225 है, प्लस 72 का स्क्वायर होगा 5184, जो कि आपका 940109, जो कि 97 का स्क्वायर के बराबर है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। अगर आप चेक करना चाहते हैं चेक करके भी देख सकते हैं। 42 देखते हैं, द नंबर ऑफ एजेस ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन व्हिच हैज 7 फेसेस 10 वर्टिसेस। तो फेस आपका है 7, वर्टिसेस आपका है 10। तो यूलर्स फॉर्मूला क्या बोल रहा है पॉलीहेड्रॉन के लिए, V माइनस ई प्लस एफ इक्वल टू किसका फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला। तो ये जो है वो नंबर ऑफ एजेस, V वर्टिसेस, एफ फेसेस पुट करेंगे। वर्टिसेस आपका 10 है, ये हमें फाइंड करना है, प्लस फेसेस आपको दिया गया है 7 इक्वल टू कितना होगा, 10 प्लस 7 17 माइनस ई इक्वल टू, तो ई को अगर इस साइड लेंगे 2 को इस साइड लेके आएंगे तो कितना होगा 17 माइनस 2 इक्वल ई। तो ई किससे बराबर होगा 15, कितना होगा 15। उसके बाद देखते हैं 43, इन ट्राइंगल ABC द साइड AB इज प्रोड्यूस्ड टू E एंड साइड CA इज प्रोड्यूस्ड टू D if BAD 125 degree EBC 100 degree which of the following is true। ABC ट्राइंगल है आपका, ABC ट्राइंगल में AB प्रोड्यूस कर रहा है E को, ये E प्रोड्यूस कर रहा है ऐसे, और CA जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है D को, ये D प्रोड्यूस कर रहा है। इफ BAD, ये जो एंगल है 125, EBC ये जो एंगल है आपका 100 हो रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है,
तो सी ए जो प्रोड्यूस कर रहा है डी को, तो बी ए डी क्या है आपका, बी ए डी आपका क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा ए का। तो बी ए सी कितना होगा, बी ए सी आपका कितना होगा, बी ए सी होगा, न्यू ऑप्शन से चेक करते हैं। ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल ए बी सी बोल रहा है। तो एंगल अगर हम तीनों का निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा। तो बी ए सी कितना होगा, बी ए सी आपका होगा 180 से अगर 125 को माइनस करेंगे तो 55 होगा। तो बी का अगर इंटीरियर एंगल निकालेंगे हम ए बी सी, कितना निकल कर आएगा, ए बी सी 180 माइनस 180 डिग्री आएगा। उसके बाद ए सी बी कितना आएगा, ए सी बी कितना होगा, ए सी बी तीनों ट्रायंगल का सम है 180, दोनों का हमें मिल गया है। तो सी का निकल कर आएगा, ए सी बी आपका कितना निकल कर आएगा 45। तो तीनों का एंगल हमें मालूम चल गया है। अभी हम चेक करेंगे। ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम तीनों ही एंगल डिफरेंट है, तो ये नहीं होगा। 2 जो दिया गया है ए बी बी सी से बड़ा है। जो लार्जर एंगल होते हैं उनका फेसेस भी लार्ज होते हैं। बी सी का फेस क्या है, बी सी का 55 डिग्री और ए बी का क्या है 45, ए बी का कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम ए बी बी सी से बड़ा नहीं है, बी सी बड़ा है ए बी से, वो देख रहे हैं। तो ये भी गलत हो गया। 3 नंबर दिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन ए बी सी एंड ए सी बी, दोनों का डिफरेंस 35 डिग्री है, जो कि करेक्ट है, ये सही है। ऑप्शन 4 डिफरेंस बिटवीन बी ए सी एंड ए सी बी, बी ए सी बी दोनों का डिफरेंस आपका 10 हो रहा है, लेकिन वो 20 बोल रहा है, तो ये भी गलत है। 44 पे चलते हैं। इन ट्रापीजियम पी क्यू आर एस, पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर से, इज एंड द रेशियो ऑफ पी क्यू टू एस आर इज 3:2 if the area of the trapezium is 480 centimeters square, then the distance between PQ and SR is 12 centimeter, then the length of SR का लेंथ पूछ रहा है। PQRS, PQ जो है वो पैरेलल है SR से। PQ और SR का रेशियो दिया गया है 3:2। तो PQ को मान लेते हैं 3x और SR को मान लेते हैं 2x। एरिया फॉर्मूला है ट्रापीजियम का, एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड का सम 3x प्लस 2x इंटू हाइट। हाइट कितना दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है ना, पी क्यू एस आर का डिस्टेंस दिया गया है, तो ये तो हाइट हुआ ना। तो ट्रापीजियम ऐसे होगा आपका, इन दोनों का डिस्टेंस ये होगा पी क्यू आर एस, ये ट्रापीजियम का ये हाइट होगा। तो हाइट कितना है 12। एरिया हमें दिया गया है 480, तो पुट कर देंगे 480 जो है वो बराबर होगा आपका 1/2 इंटू 3x प्लस 2x कितना होगा 5x, 5x इंटू 12 सॉल्व करेंगे 2 इंटू 6 80। तो 5x बराबर है 80 के, x के बराबर कितना होगा 16। तो पूछा है SR का वैल्यू कितना है,
एस आर का जो लेंथ था वो कितना है था 2x, तो 2 इंटू 16 कितना होगा 32 डिग्री हो गया। अभी 45 पर चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 88 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पर हमें वॉल्यूम, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है सिलेंडर का। तो पहले रेक्टेंगुलर शीट है 88 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का मतलब लेंथ और ब्रेड्थ 2 होगा, और सिलेंडर का हाइट दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो जो 88 सेंटीमीटर अगर हम रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करेंगे ओवरलैपिंग के बिना, तो जो लेंथ है वो सिलेंडर का सर्कमफेरेंस हो जाएगा। मतलब 2 पाई आर हमें दे दिया है, 2 पाई आर हमें दे दिया है 88। पाई के बदले में हम 22/60 पुट करेंगे, 22/60 इंटू आर इक्वल 88। 22 4 2 2 7 इंटू 2 हो जाएगा 14। तो रेडियस हमें निकल कर आया रेडियस 14। हाइट दिया है हमें 10 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/60 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 14 का स्क्वायर 196 इंटू हाइट दिया है 10। कैंसिल करेंगे 7 2 जा 7 8। तो ये हो गया आपका 22 इंटू 28 इंटू 10 अगर हम करेंगे तो 6160 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम हमें निकालने के लिए बोल रहा है लीटर में कन्वर्ट करके दो। अगर हम सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो 6160 सेंटीमीटर का क्यूब किसके बराबर होगा, 6160 बाय 1000, जो कि आपका होगा 6.16 लीटर। 46 पर चलते हैं अभी। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज इट्स लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है, वॉल्यूम दिया है। तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला है ए क्यूब, जो साइड का क्यूब। ए क्यूब हमें दिया है 2197 और इसका हम रूट क्यूब अगर निकालेंगे तो हमें जो ए मिलेगा 13। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है क्यूब का 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर 4 इंटू 13 का स्क्वायर 169, जो कि आपका हो जाएगा 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। 676। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ द रेंज मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा गिवन बिलो। मीन, तो जो रेंज मोड और मीडियन उनका मीन निकालने के लिए बोल रहा है। तो रेंज का फॉर्मूला है, पहले रेंज का फॉर्मूला है जो लार्जेस्ट वैल्यू है उससे स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे तो रेंज निकल कर आएगा। तो 19 माइनस 2 आपका हो गया 17। तो रेंज हमारा निकल कर आएगा 17। और मोड कौन है, मोड जो ज़्यादा बार आ रहा है, ज़्यादा बार कौन आ रहा है आपका 3 1 2 4 1 2 3
1 2 3 4 मोड होगा 4 क्योंकि वो 3 टाइम आ रहा है, 3 बार मोड आ रहा है 4। तो मीडियन क्या है? मीडियन है जितना नंबर है, पहले हम छोटे से बड़े सजाएंगे 2 3 3 4 4 4 5 6 8 9 9 10 11 10 11 15 19। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल 15 आ गया। तो मीडियन कैसे निकालेंगे? टोटल 15 है, मतलब जो 8 नंबर पर आएगा 1 2 3 4 7 8 नंबर पर जो आ रहा है, 8 ऑब्जर्वेशन जो आ रहा है 6 आ रहा है, मतलब मीडियन आपका हो गया 6। इन तीनों का हमें मीन निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब 17 + 4 + 6 डिवाइड 3, 27/3 हो गया आपका 9। नेक्स्ट चलते हैं 48 पर। Which of the following is most appropriate strategy for introducing the concept of multiplication of two decimal number in the middle school? तो कैसे सीखेंगे? जब बच्चा खुद से विजुअलाइज करके सीखेगा, जैसे कि आपका मॉडल यूज करके, मॉडल का यूज करके अच्छे से सीख पाते हैं। जैसे कि ग्रिड हो गया, नंबर लाइन्स, बेस 10 ब्लॉक्स, ऐसे ही डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन सीख पाएगा, 2 डेसिमल नंबर्स का। तो ऑप्शन से चेक करते हैं। द एल्गोरिदम शुड बी यूज टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट। एल्गोरिदम स्टूडेंट का जब कॉन्सेप्ट वो अच्छे से सीख पाएंगे उसके बाद ही पढ़ाना चाहिए। तो सिर्फ इंट्रोड्यूस करना ये रोट लर्निंग में आ जाता है, सिर्फ इंट्रोड्यूस करना, ना कि बच्चे खुद से कुछ कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 2 है द प्रोसेस शुड बी विजुअली रिप्रेजेंटेड। जब बच्चा खुद से देखेगा तो उसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है उसे समझाने का, तो ये सही है। और जो मल्टीप्लिकेशन या रिपीटेड एडिशन शुड बी एम्फसाइज्ड, तो ये भी सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो 48 का आपका 2 हो गया सही। 49 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। नैरो एम टीचिंग मैथमेटिक्स क्या है? नैरो एम फोकस करता है स्पेसिफिक मैथमेटिकल स्किल और नॉलेज का। स्पेसिफिक एक चीज़ पर फोकस करना नैरो एम का एम है। ब्रॉड एम का मतलब क्या है? ये ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर फोकस करता है, जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो गया, और रियल लाइफ सिचुएशन में मदद भी करता है ब्रॉड एम। लेकिन जो नैरो एम है वो स्पेसिफिक मैथमेटिकल स्किल पर डिपेंड होता है। तो सही आंसर होगा टू मेक स्टूडेंट प्रोफिशिएंट इन हैंडलिंग नंबर्स एंड नंबर ऑपरेशन। ये ब्रॉड एम हो गया, ये भी ब्रॉड एम, ये भी ब्रॉड एम। तो नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is most appropriate strategy for teaching students to solve mathematical problem? मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी क्या है? गेस एंड वेरीफाई अप्रोच शुड बी स्ट्रिक्टली डिस्करेज। जहाँ पर भी स्ट्रिक्टली वर्ड आ जाए वो गलत ही होता है, तो उसे
गलत कर देना। द लिस्ट ऑफ फॉर्मूला रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द गिवन सेट ऑफ प्रॉब्लम शुड बी प्रोवाइड इन द बिगिनिंग। अगर हम पहले से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग के पहले से ही स्टूडेंट्स को उसका सॉल्व किया हुआ सेट दे देंगे तो बच्चों में क्या डेवलप होगा? कुछ भी उनका टीचिंग डेवलप नहीं होगा। ये अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। टीचर शुड बिगिन बाय एक्सप्लेनिंग द स्टेप रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। शुरू में ही अगर हम जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्व करके दे देंगे तो बच्चों में कुछ भी डेवलप नहीं होगा। तो ये लिखा है स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू व्यू ए प्रॉब्लम फॉर मैनी पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट्स को पहले अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो पॉइंट ऑफ व्यू रखे कि कितने तरीके से इसे सॉल्व किया जाए। ये लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, तो ये सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट कौन होगा? Hypothesis have a role in construction of mathematical knowledge. हाइपोथेसिस जो है वो हेल्प करता है जनरेट करने के लिए न्यू मैथमेटिकल आइडिया और थ्योरी को। और जो सेकेंड है द नेशन ऑफ आर्गुमेंटेशन इज सेंट्रल और टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है वो लॉजिकल आर्गुमेंट और रीजनिंग में बिलीव करता है और प्रूफ में भी बिलीव करता है। विदाउट अगर आर्गुमेंटेशन मैथमेटिक्स का जो स्टेटमेंट होता है वो वैलिड नहीं होगा। ये भी सही है। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स प्रिसाइज यूज ऑफ लैंग्वेज। मैथमेटिक्स रिक्वायर क्या करता है? एग्जैक्ट डेफिनेशन, सिंबल और टर्मिनोलॉजी। और ऑप्शन 4 जो है conjectures does not have utility in constructive mathematical knowledge। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन 4 हो जाएगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is a desirable strategy for assessing students learning in mathematics? विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है? सेम टास्क शुड बी गिवन ऑल द स्टूडेंट्स फॉर पार्टी। अगर हम एक ही तरह का टास्क अगर स्टूडेंट्स को दे, लेकिन स्टूडेंट्स का जो नीड और एबिलिटी होता है वो अलग अलग होता है। अगर हम सेम टास्क देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आंसर शुड बी इग्नोर्ड। अगर जो बच्चा गलती कर रहा है अगर हम उसे इग्नोर कर देंगे तो ये पॉजिटिव बात नहीं है, क्योंकि बच्चे गलतियों से सीखते हैं। हमें उस गलतियों से ही आप स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि यहाँ पर गलती हो रहा है, इसलिए अगर हम उसे बताएंगे तो वो इम्प्रूव होगा उनमें। अगर अवॉइड कर देंगे तो कुछ सही नहीं होगा। स्टूडेंट्स जस्टिफिकेशन ऑफ देयर रेस्पॉन्स शुड बी एन इम्पोर्टेंट बेसिक ऑफ असेसमेंट। विद्यार्थियों के अपनी उत्तरों के समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए, ये सही है। डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल वोकैब शुड नॉट बी बेसिक फिट, तो यहाँ पर सही हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर ए गिवन फिगर टू बी ए ट्राइंगल द कंडीशन दैट इट इज ए यूनियन ऑफ 3 सेगमेंट इज। एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त कि ये 3 रेखाखंडन का सम्मिलन है। लिखा है 3 अगर सम्मिलित होता है तो एक ट्राइंगल होगा। ये नेसेसरी है लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए दिया है इफ एन इज इवन देन एन स्क्वायर इज इवन। बी दिया है इफ एन स्क्वायर इज नॉट इवन एन इज नॉट इवन।
If n square is even, then n is even. If n is not even, then n square is not even. Which of the following statement is true? सी में जो दिया है ए में भी है, लेकिन वो उल्टा है, इसलिए सी इज कॉन्वर्स ऑफ ए। सी इज कॉन्वर्स ऑफ ए, तो ये सही हो गया। डी इज कॉन्वर्स ऑफ ए नहीं, डी बी का है कॉन्वर्स और ए सी का है, ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following teaching learning resource in mathematics cannot be used for visually challenged students? Cannot be used लिखा है, तो सही आंसर हो गया जियोजेब्रा। जियोजेब्रा जो है ए विजुअल स्क्रीन बेस्ड मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है, जिसमें ग्राफ, डायग्राम और विजुअल रिप्रेजेंटेशन को दिखाया जाता है। विजुअली चैलेंज जो स्टूडेंट है उन्हें दिखाई नहीं देगा, तो ये यूज करने का कुछ मतलब ही नहीं होगा। टेलर्स अबाकस जो है ये विजुअल इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट्स है उनके लिए बनाए गए हैं, और टाइल्स जो है उसे टच करके भी पढ़ सकते हैं। सही आंसर हो गया जियो। जियो बोर्ड जो है इसे भी हम पढ़ सकते हैं एक टेक्टाइल लर्निंग एड्स की तरह, लेकिन जियोजेब्रा को पढ़ नहीं सकते क्योंकि उसमें विजुअली एड्स आता है। Which of the following statement is true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? मैथमेटिक्स consist of all the theorem proven in mathematics book। दी गई सभी प्रमेय के उपयोगी से ही गणित बनता है। नहीं है। पर्सन गुड इन एल्गोरिथम अरिथमेटिक कंप्यूटेशन इज ऑल्सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड वाइस वर्सा। नहीं, ये भी सही नहीं बोल सकते हम। इंस्टीट्यूशन हैज नो रूल इन जनरेटिंग मैथमेटिकल नॉलेज। मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैन बी कंडीशनल, ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट ऑफ डिसलेक्सिया इन मैथमेटिक्स लर्निंग इज एन इंक्लूसिव क्लासरूम। डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने में, रीडिंग का डिसेबिलिटीज है, तो नॉट पूछा है, नॉट करेक्ट। डिसलेक्सिया हैज एन इम्पैक्ट इन ए पर्सन्स कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्बल एंड फेशियल एस्पेक्ट, ये सही है। विजुअल पैटर्न, ये भी सही है, ये भी सही है। डिसलेक्सिया इम्पैक्ट ओनली लैंग्वेज ओनली, नॉट मैथमेटिकल लर्निंग, ये गलत है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इज। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है? 9 9 9 9 9 9 6 9, ये हो गया। अगर हम फैक्टराइज करेंगे इसे तो क्या होगा? ये 1 0 0 0 6 -1, तो ये हो जाएगा ना। तो इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6 -1। तो इसे अगर हम तोड़ेंगे तो ये होगा फैक्टराइजेशन 3 का पावर 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 37। इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5। तो कितना डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर निकल कर आएगा? 5। 59 देखते हैं। If the 8-digit number 179x091y is divisible by 88, then what is the value of x minus y? अगर 88 से डिविजिबल है मतलब वो 11 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा। 8 का डिविजिबल रूट क्या है?
लास्ट जो 3 डिजिट है अगर वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये 8 से डिविजिबल होगा। और 11 का डिविजिबल रूट मालूम है आपको, एक प्लस छोड़कर ऐड करेंगे तो दोनों में अगर माइनस करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा ये। 8 से अगर डिविजिबल होने के लिए y का वैल्यू 20864 पॉसिबिलिटी है ये सब आने के लिए। 11 के लिए चेक करेंगे तो 1 + 9 + 0 + 1 माइनस 7 + x + 9 + y, जो कि आपका होगा ये 11 माइनस 16 + x + y। तो ये हमारा रह जाएगा -x + y + 5, जो कि 11 से डिविजिबल होना चाहिए तो x + y होगा आपका 6। तो y में 6 अगर पुट करेंगे, y में 0 अगर पुट करेंगे और x में अगर 6 पुट करेंगे तो हो जाएगा। तो x - y आपका निकल कर आएगा 6 - 0 जो कि 6 होगा। तो सही आंसर होगा 6। नेक्स्ट चलते हैं, लेट ऑप्शन में नहीं है लेकिन सही आंसर होगा 6। लेट a b c तीनों का वैल्यू दिया है, कौन सा ट्रू होगा। 11/13 का वैल्यू है 0.846। 13/14 का जो वैल्यू है वो होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये 0.929। जो 15/17 है उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा 0.882। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, 13/14। तो 13/14 किस में है, ऑप्शन 3 में है, तो 3 हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर हमने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किया है मैथ से रिलेटेड। आपका 30 में से कितना करेक्ट हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।